जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं। बात करेंगे सीटेट के एक ऐसे क्वेश्चन पेपर की, और ख़ासकर ये दोस्तों इसमें मैं इतने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो बेहद ज़्यादा बड़े पैमाने पर तो पहली बार रिपीट होते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप इस पूरी क्लास को नोट्स के थ्रू में अगर आप नोट कर लेते हैं, या फिर इसकी पीडीएफ जो कि मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आप एक ही बार में सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसमें जो भी चीज़ें मैं करा रहा हूँ बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है, और मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मतलब इसकी व्याख्या करते हुए जाऊँगा, जिससे कि आपको पूरी तरह से इस क्लास से आपको वो मिलने वाला है जो कि आपको सीटेट क्वालिफाई करवा देगा। बस आप लोग अपना कंसंट्रेशन इस वीडियो पे बनाए रखें और इसका नोट्स ज़रूर बनाएं। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। बस आपसे एक ही अपील है कि इसको सभी मित्रों के साथ शेयर कर दें, और लाइक और शेयर करना न भूलें, करते रहें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए पहला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। दोस्तों एक आपको इसमें एक ऐसा उपकरण जो मापक उपकरण होते हैं उसके लिए सर्वाधिक वांछनीय कौन सा है, उसमें से एक ऐसी कौन सी लक्षण है। तो आपको इसका जो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा कि किसी भी मापक उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि वह उस गुण अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना है। ऐसे मापक उपकरण को वैध उपकरण कहा जाता है, और उसकी इस विशेषता को वैधता कहा जाता है जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो आपको सिर्फ सीधा सा एक क्वेश्चन याद रखना है कि एक ऐसा लक्षण जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है वो क्या है, वो वैधता है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब जो क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं ये थोड़े से ऐसे हैं जिससे कि आपको इसकी व्याख्या भी ध्यान में रखनी होगी कि थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं। दोस्तों इसमें दो ऐसे मनोवैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं जो कि एक सेम मापन से संबंधित हैं। तो थर्स्टन और जो लिकर्ट हैं ये दोनों ही अभिवृत्ति से संबंधित हैं, और इनका संबंध कुछ इस तरह से है कि जो थर्स्टन थे इन्होंने 1927 में अभिवृत्ति मापन के लिए एक नियम दिया था जिसे तुलनात्मक निर्णय का नियम कहा गया। और आपको बताएं तो जो लिकर्ट थे इन्होंने 1932 में इन्होंने एक मापन दिया जिसको अभिवृत्ति के मापन दिया था, जिसको योग निर्धारण विधि थी। योग निर्धारण विधि लिकर्ट ने दिया था, योग निर्धारण विधि, ठीक है। और जो थर्स्टन ने दिया था, तो थर्स्टन ने दिया था तुलनात्मक निर्णय का नियम। यहाँ से आपकी दो डेफिनेशन पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, और ये दोनों संबंध किससे रखते हैं, अभिवृत्ति से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका घटक है। दोस्तों उत्सुकता परीक्षण इन चारों में से किसका घटक है। ऑप्शन आपके सामने, सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, रुचि या फिर बुद्धि। तो उत्सुकता जो है इन चारों में से किसका एक घटक हो सकता है। दोस्तों आपको बताएं तो इसका जो सही ऑप्शन जाने वाला है ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, सृजनात्मकता। अब ये उत्सुकता परीक्षण जो है ये किस तरह से सृजनात्मकता का एक घटक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सृजनशील बालक होते हैं, यानी देखो सृजनात्मकता का मतलब होता है नई सोच, नए विचार, ठीक है। जो नए विचार हो या नया उत्पाद हो उसे ही सृजनात्मकता कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखें जो सृजनशील बालक होते हैं उनमें 5 विशेषताएं होती हैं। कौन से बालक हैं जो सृजनशील कहलाए जाएंगे, जो स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखते हों, जो जटिल समस्याओं में रुचि रखते हों, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की जिनके अंदर क्षमता हो, जो मौलिकता से परिपूर्ण हो, और जिसमें उत्सुकता हो, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, सृजनात्मकता के घटक हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो इसका सीधा सा ऑप्शन जाएगा वो जाएगा सृजनात्मकता के साथ। आगे बढ़ेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। दोस्तों उसी का एक अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया कि जो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो सृजनात्मकता संबंधित है वो क्या क्या है, मौलिकता है, प्रवाह है, उपयोगिता है, लेकिन जो मितव्ययिता है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जो कि इससे संबंधित नहीं है, और इससे संबंधित ये तीनों हैं, ठीक है। गैगने निम्न में से किससे संबंधित हैं। जो गैगने की डेफिनेशन है, गैगने के बारे में मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ जिसमें इनका पूरा कवर हो जाएगा।
देखिए गैगने जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, ये अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित है, ठीक है, इनका ऑप्शन तो ये सही हो जाएगा। मगर इनसे संबंधित अगर देखा जाए तो इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, और इन्होंने इसमें 8 मूल प्रकार के 8 प्रकारों का इन्होंने वर्णन किया था, जो कि एक पिरामिड के रूप में दिया था। इसमें इन्होंने 8 प्रकार की चीज़ों को मेंशन किया था, जिसमें सबसे ऊपर जो 8वें नंबर पे था, यहाँ था समस्या समाधान। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो सबसे ऊपर इन्होंने रखा था पिरामिड वाली जो आकृति में, या फिर जो इन्होंने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक में जो मूल 8 प्रकार का वर्णन किया है, इसमें सबसे ऊपर किस चीज़ को रखा है, तो वो था समस्या समाधान। और जो सबसे नीचे था वो था आपका संकेत अधिगम। तो जो सबसे नीचे यानी 1 नंबर पे यहाँ पे था वो था संकेत अधिगम, और सबसे ऊपर क्या था, समस्या समाधान। तो ये द कंडीशंस ऑफ लर्निंग बुक थी गैगने की, जिसमें इन्होंने 8 मूल प्रकारों का वर्णन किया था, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, तो अधिगम का श्रेणी क्रम, जो श्रेणी क्रम दिया इन्होंने अधिगम का 8 प्रकार के, उसी का जिक्र है इसमें। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। दोस्तों अब इसमें आपको एक चीज़ और समझना होगा कि IQ जो थी, IQ को कई प्रकार में बांटा गया है। जो सबसे हाई होता है वो 130 प्लस वाले होते हैं जो प्रतिभाशील कहलाते हैं, और 71 से कम वाले जो होते हैं वो जड़ बुद्धि कहलाते हैं, ठीक है। और जो मंद बुद्धि होता है वो 81 से 90 के बीच में होता है, और औसत बुद्धि जो होता है वो 91 से लेकर 110 तक होता है, ठीक। ये 4 प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि आप नोट्स ज़रूर बनाते रहें, जिससे कि आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। तो बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है, इसमें आपको बताने, देखिए IQ का संबंध जो होता है वो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक या कालानुक्रमिक आयु गुणे 100। तो अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि बुद्धि लब्धि का जो संबंध है वो कालानुक्रमिक आयु से किस प्रकार का संबंध है। तो IQ जो होगा कालानुक्रम से व्युत्क्रमी संबंधित है, ठीक है। तो कालानुक्रम, अब ये कैसे हुआ, क्योंकि ऊपर मानसिक है, तो अगर हम मानसिक आयु को हटा देते हैं तो यहाँ पर हमको 1 बटे कालानुक्रमिक आयु लिखना पड़ेगा, और ये 100 भी हट जाएगा। तो इसका संबंध किस तरह से हुआ, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, यानी कि IQ इक्वल टू क्या था, मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणे 100। अगर हम इन दोनों को हटा देते हैं तो इन दोनों का सिर्फ अगर हमें संबंध देखना है तो क्या है ये, तो ये इस तरह से है कि IQ इक्वल टू 1 बटे कालानुक्रमिक आयु, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका संबंध C बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो जो 16 PF यानी पर्सनालिटी फैक्टर 16 PF का जो प्रयोग था, ये इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी आपको समझनी होगी कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है। जो 16 PF होता है यानी पर्सनालिटी फैक्टर होता है, ये जो व्यक्तित्व मापन के काम आता है। और आपको बता दें कि इससे कब मापन किया जाता है, किस बालक में मापन किया जाता है। तो जो 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति होते हैं या बालक होते हैं, उनके लिए ये मापन का उपयोग किया जाता है। और इसमें टोटल उन व्यक्तियों या बालकों में 16 शील गुणों का मापन किया जाता है, जो कि कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ईमानदारी है उनकी, सत्यता है, समय की पाबंदी, व्यवहार कुशलता, सामाजिकता, आत्मविश्वास, उत्साह। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो 16 PF के प्रयोग द्वारा मापन किया जाता है, जो कि एक प्रकार का व्यक्तित्व मापन से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था। तो बुद्धि का जो तरल मोजेक मॉडल था, ये दोस्तों दिया था आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A कैटल। तो इसका जो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल था, इसको 2 तत्वों में बांट दिया था। पहला था तरल, दूसरा था ठोस, ठीक है। पहला तरल में, दूसरा ठोस में। अब उसके बाद आपको बताएं तो ये जो 2 प्रकार में इन्होंने बांटा था, तो तरल किस लिए था और ठोस बुद्धि किस लिए थी। मतलब इस तरह से था कि बुद्धि का जो तरल मोजेक मॉडल था, वो तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के द्वारा के नाम से जाना जाता है, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। और इसको इन्होंने 2 महत्वपूर्ण तत्वों में बांटा था। पहला था तरल बुद्धि, दूसरा था ठोस बुद्धि। तो जो तरल बुद्धि था, इसका मतलब ये था कि इसको कहाँ यूज़ किया जाता था या कब जानते थे कि ये तरल बुद्धि वाला व्यक्ति है, कि जब तर्क के आधार पर समस्या को हल करने की योग्यता के रूप में कोई आगे आता था, तब उसे तरल बुद्धि वाला व्यक्ति माना जाता था, जब कोई तर्क संबंधी कोई चीज़ बताता था या सॉल्व करता था। और ठोस बुद्धि
ठोस बुद्धि जो थी इसको कब माना जाता था? तो ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुभव पर आधारित ज्ञान के आधार पर परिकल्पित किया जाता है। वो अनुभव के आधार पर जो होता था वो ठोस बुद्धि वाला होता था। ठीक है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, अच्छा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया किसने था? तो ये दिया था पियाजे ने। ठीक है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हेतु जो उत्तम स्थान होता है वो क्या होता है? तो जो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास हेतु सबसे उत्तम जो स्थान होगा वो होगा डी ऑप्शन, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। यहाँ पर एक बालक का संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपको बताना होगा। तो 10वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आवश्यकता ही है जो हमारी अभिप्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, अभिप्रेरणा का तात्पर्य है किसी कार्य करने की उत्सुकता या प्रेरित होना, या फिर एक प्रकार समझो मोटिवेशन, जिसको आज की भाषा में बहुत ही ज़्यादा तौर पर यूज़ किया जाता है, मोटिवेशन। तो जो मोटिवेशन होती है वो हमारी आवश्यकता के अनुसार होती है। ठीक है, अब उसके बाद व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो हैं, जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको कहा जाता है, वो होते हैं सीखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो एक मनोवैज्ञानिक हैं किम्बले, इनके अनुसार था कि पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति का जो परिवर्तन है वो अधिगम होता है। ठीक है, अधिगम का मतलब सीखना होता है। ठीक, यानी कि ये पूरी डेफिनेशन क्या है? सीखना, अधिगम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वें का देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? स्मृति से संबंधित कौन सा नहीं है? तो आपको बता दें कि ये जो है स्मृति का मतलब होता है पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, लेकिन जो अनुभूति होती है ये आपकी स्मृति नहीं है। स्मृति एक प्रकार की चीज़ क्या होती है? किसी की पहचान, पुनर्स्मरण करना, धारण करना, ये तमाम चीज़ है, लेकिन अनुभूति नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो लाइक और शेयर करते रहें, और चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, यानी 20 अगस्त तक, अब ये जान लीजिए कि ये एक अंतिम घड़ी है कि आज 10 तारीख से आपकी ये क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाने वाली क्लासेस हैं। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगी। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसमें ऐसा कंपटीशन नहीं है कि जिसमें आपका चयन हुआ या आपके दोस्त का चयन हुआ तो आपका नहीं होगा। इसमें सीटें लिमिटेड नहीं होती, इसमें जितने भी कैंडिडेट होंगे अगर वो कट ऑफ के मार्क्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो पास माने जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, सभी के साथ शेयर करें और सबको पास करने में सहायता करें। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? दोस्तों मैस्लो ने भी एक पिरामिड आकृति की एक सिद्धांत दिया था, जो कि इस प्रकार से कुछ था। और ये 5 प्रकार के, मतलब 5 आवश्यकता के सिद्धांत दिए थे, जो कि ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन 5 आवश्यकता के सिद्धांत को एक पिरामिड की आकृति में इन्होंने दिया था, जो कि पहले नंबर पे था शारीरिक आवश्यकता, दूसरे नंबर पे था सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरे नंबर पे था सामाजिक आवश्यकता, चौथे नंबर पे था सम्मान की आवश्यकता, और 5वें नंबर पे था इनका आत्मानुभूति। ठीक है, तो ये जो मैस्लो थे, मैस्लो ने ही आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, जो कि एक पिरामिड की आकृति में। तो क्वेश्चन बन जाता है कि ये सब चीज़ों पे भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि पिरामिड वाली आकृति में जो 5 प्रकार की आवश्यकता के सिद्धांत दिए गए थे उसको किसने दिया था? तो ये दिया था मैस्लो ने। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, आवश्यकता का सिद्धांत दिया था मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को मैस्लो का आवश्यकता का भी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो सत्ताधारी, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेपी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो जो प्रिंसिपल है या वरिष्ठ शिक्षक है, तो उसके लिए कौन सी एक ऐसी नेतृत्व शैली है जो कि सबसे बेहतर है? तो 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अब ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व है क्या? तो आपको बताएं कि छात्रों में सुरक्षा की भावना जिससे बनी रहे और उनका अधिगम
यानी जो उनकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलता रहता है और विद्यालय के क्रियाकलापों के सफल संचालन में अपने सहयोगियों और अधीनस्थ कर्मचारियों यानी जो भी प्रिंसिपल है वो अपने नीचे की सभी कर्मचारियों की सहायता करने या सहायता प्राप्त करने में कठिनाई नहीं करता है। तो इस प्रकार का जो नेतृत्व होगा वो प्रजातांत्रिक नेतृत्व होगा। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त जो शैली है या नेतृत्व है वो प्रजातांत्रिक नेतृत्व है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वें क्वेश्चन में कह रहा मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसका था, मतलब इस डेफिनेशन को किसने दिया था? जो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, इस पर किसने अध्ययन किया था या ये डेफिनेशन किसने दिया था? तो ये दिया था आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ड्रेवर ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल या गतिमान खेल? तो 16 का जो सही ऑप्शन होगा चेस एवं कार्ड। आपको बताएं तो चेस मतलब जो शतरंज को चेस कहते हैं, तो शतरंज और कार्ड जो हैं ये बौद्धिक खेलों की श्रेणी में रखे जाते हैं, यानी एक प्रकार के ये बुद्धि के खेल का ये उदाहरण है। अभिवृत्ति संप्रत्यय है, जो अभिवृत्ति है ये किसका संप्रत्यय है? 17वें में अगर देखें तो अभिवृत्ति जो है ये किसी विषय वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक क्रिया है जिसमें संज्ञापरक, क्रियापरक और संवेगात्मक प्रत्यय पाया जाता है। तो ये जो अभिवृत्ति जो है ये तीनों में ही पाया जाता है, तो अर्थात ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिवृत्ति जो है इन तीनों से संबंधित है, जो कि संज्ञापरक, क्रियापरक और संवेगात्मक। ठीक है, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि जो है सीखने की क्षमता है और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। क्या ये दोनों सही है या फिर ये दोनों ही गलत है, या फिर ये या तो ए या फिर बी? तो क्या सही होगा? 18 का जो सही ऑप्शन होगा, आपको बता दें तो बुद्धि पर जो सबसे ज़्यादा किसी ने चिंतन किया या फिर किसी ने सबसे ज़्यादा इस पर स्टडी करी तो फ्रीमैन थे, और फ्रीमैन ने एक विश्लेषण किया था बुद्धि को और इसको 3 रूपों में परिभाषित कर दिया। तो वो 3 रूप कौन कौन से थे? पहला था अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता, तो यानी ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद सीखने की क्षमता या सीखने की योग्यता भी इन्होंने बताई थी, और तीसरा था अमूर्त चिंतन के रूप में समायोजन करने की योग्यता। तो जो समायोजन करने की भी योग्यता होती है वो भी बुद्धि के लिए बिल्कुल सही होगा, लेकिन फ़िलहाल तो अभी सिर्फ यही दो दिया है, तो ये बिल्कुल सही होंगे, डी ऑप्शन पे सही आएगा। और फ्रीमैन ने इन दोनों की डेफिनेशन दी थी और एक और दिया था जो कि समायोजन करने की योग्यता थी। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि प्रेरणा जो है वो उपलब्धि से संबंधित है। और किस तरह से कि अगर हमें कोई प्रेरणा देता है या फिर कोई किसी से हमें प्रेरणा मिलती है तो वो कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धि इस बात पे जाहिर करती है कि हाँ उसने कुछ हासिल किया इसलिए हमें उससे प्रेरणा मिली। उसी तरह अधिगम भी, अगर हम अधिगम जब करेंगे तो हमें उससे क्या हासिल होगा? हमें उससे बोध हासिल होगा या फिर ज्ञान हासिल होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है, जो थॉर्नडाइक का जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है? तो 20 का जो सही ऑप्शन जाएगा वो बिल्कुल सही चला जाएगा। देखिए थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा पहले देखते हैं। थॉर्नडाइक ने जो है व्यक्तित्व के 3 मुख्य प्रकार बताए थे। पहला बताया था सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, ठीक है, पहला बताया सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, दूसरा बताया था प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व, और तीसरा बताया था स्थूल विचारक व्यक्तित्व। तो इसमें पूछ रहा था कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा चिंतन और कल्पना। जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो आधार था वो चिंतन और कल्पना पे जाएगा, क्योंकि व्यवहारवादी चिंतक जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जब किया था तो चिंतन और कल्पना के आधार पर ही किया था। और थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व को 3 मुख्य रूप से बांटा गया था या 3 मुख्य प्रकार बताए गए थे, जो सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक व्यक्तित्व के रूप में बताया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? इसमें से एक सिद्धांत ऐसा है जो कि भूलने का सिद्धांत है, तो 21 का जो सही ऑप्शन होगा प्रतीपकारी अवरोध।
प्रतीककारी अवरोध जो है वो भूलने का सिद्धांत है जिसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा अन्य वस्तुओं पर लागू करने में त्रुटि का अनुभव किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है तुम्हारा प्रतीककारी अवरोध। तो भूलने का सिद्धांत जो है वो प्रतीककारी अवरोध है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय, देखिए कौन सा ऐसा है जो मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाता है सिवाय, कि 3 तो दर्शाते हैं लेकिन एक नहीं दर्शाता है, तो वो कौन सा है। देखिए मानसिक विकार के लक्षण कौन कौन से हैं। तनाव जो है चिंता दर्शाता है, भग्नाशा भूल एवं त्रुटि दर्शाता है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा ये जाएगा बिल्कुल सी ऑप्शन सही होगा, संबंध के। ठीक है, संबंध के अलावा ये तीनों ही मानसिक विकार के लक्षण हैं। ठीक है, भग्नाशा भी, तनाव भी और चिंता भी। ठीक, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो विकास के किस काल को, विकास का जो काल होता है वो कहाँ शुरू हो जाता है, तो वो गर्भाशय से शुरू हो जाता है, यानी गर्भावस्था से। तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इतने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तो जो विकास का एक काल है किशोरावस्था, जिस पे सबसे ज़्यादा स्टैनले हॉल ने स्टडी करी थी, इस पर अध्ययन किया था किशोरावस्था पे। और किशोरावस्था पे अध्ययन करने के बाद इन्होंने बताया था कि जो किशोरावस्था होता है ये संघर्ष का, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। तो यानी अत्यधिक दबाव और तनाव का जो काल कहा जाता है वो किशोरावस्था को कहा जाता है, और ये किसके अनुसार, स्टैनले हॉल के अनुसार। ठीक है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पे किया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, पावलोव संबंधित है किससे, कुत्ते से। ठीक, स्किनर ने कबूतर और चूहे पे किया था, थॉर्नडाइक ने इस तरह से, कोलबर्ग ने चिंपैंजी पे किया था। तो इसी तरह सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने उनसे संबंधित ये भी पूछ लेता है कि उन्होंने अपना जो अधिगम का सिद्धांत दिया था वो किस पर स्टडी करके या किस पर अध्ययन करके दिया था। सीखने के वक्र, सीखने के वक्र सीखने के प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या फिर सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं। तो सीखने का जो वक्र है ये किसका सूचक है, 25 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की प्रगति के सूचक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को लग रहा होगा विद्यार्थियों की आयु पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि उनकी आयु कितनी है, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो या फिर कितना ही उम्र में ज़्यादा हो, कोई भी अध्यापक उसकी विद्यार्थियों की आयु पर ध्यान नहीं देगा कि वो सीखे। उनका काम है सिर्फ अधिगम कराना, सिखाना, ना कि उसकी आयु पर ध्यान देना। तो 26 में अगर सही ऑप्शन जाएगा तो वो जाएगा वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अच्छा, वैयक्तिक भिन्नता का मतलब इस पर क्यों ध्यान देगा, तो अध्यापन के समय एक अध्यापक को व्यक्ति के या बालक के वैयक्तिक भिन्नता पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक को छात्रों में वैयक्तिक भिन्नता की जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता के कारण छात्रों में बुद्धि स्तर, समझ का स्तर भिन्न भिन्न होता है। इस जानकारी के आधार पर शिक्षक अपना अधिगम कार्य अच्छी तरह से चला सकता है कि कौन सा बालक कम समझदार है, कौन सा बालक ज़्यादा समझदार है। तो इस आधार पर वो छात्रों को उस हिसाब से कार्य देना चाहिए कि जिससे कि उनमें सीखने की जो चाह है वो और ज़्यादा बढ़ सके और वो आसानी से चीज़ों को समझ सके और कर सकें। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कुडलेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कहा जाता है, देखिए कुडलेविन के अनुसार एक वाक्य दिया गया था जिसमें ये कहा गया कि समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई भी परिवर्तन होगा तो किस वजह से होगा, गतिशीलता के कारण। ठीक, मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध है, अभिवृत्ति में, स्वीकार्यता में, बचने में या समायोजन में। तो मानसिक स्वास्थ्य और 28 में अगर देखा जाए तो आप इसमें जो सही ऑप्शन जाएगा, देखिए मानसिक स्वास्थ्य और वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का संकेत होता है।
तो इसमें जो समायोजन की क्षमता होती है, यानी मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन, ठीक है, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 29 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। अधिगमकर्ता यानी जो अधिगम कर रहा हो, यानी जो सीखने का काम कर रहा हो, उसको सबसे अधिक स्वतंत्रता कौन देता है। संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सृजनशीलतावाद। सृजनशीलता अधिगमकर्ता को नए विचारों या रचनाओं को पैदा करने या उन्हें खोजने का भरपूर अवसर प्रदान करता है, क्योंकि सृजनशील यानी सृजनात्मकता का मतलब ही होता है नए विचार, जिसमें नए विचार या कुछ नया करने की जो क्षमता होती है वो, या फिर इससे संबंधित जो स्वतंत्रता होती है, वही तो सृजनशीलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप शब्दों के मीनिंग यानी अर्थ को भी समझ पाते हैं तो भी आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, जो कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन में 30 में 30 आपके जो आएंगे वो हैं। तो इसमें अगर देखा जाए, अंतिम क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में स्मरण करने की कौन सी विधि है। तो स्मरण करने की कौन सी विधि है, मिश्रित विधि या विचार साहचर्य विधि। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 30 का, मिश्रित विधि एवं विचार साहचर्य विधि दोनों ही स्मरण की मुख्य विधियां हैं। और मिश्रित विधि में पहले पूरे पाठ को प्रारंभ से अंत तक पढ़ा जाता है, फिर उसे खंडों में बांटकर उनको याद किया जाता है। ये आपकी हो गई मिश्रित विधि। लेकिन जो साहचर्य विधि है, विचार साहचर्य विधि, इस विधि में स्मरण की जाने वाली बातों का ज्ञात बातों से संबंध स्थापित कर लिया जाता है। यानी कोई भी ऐसी बात जिससे कि उसका संबंध, यानी कोई जिस चीज़ को आपको याद करना है उससे आप किसी चीज़ का संबंध स्थापित करते हैं और वो आपको याद हो जाती है। तो ये दोनों ही स्मरण करने यानी याद करने की विधियां हैं। कौन कौन सी, मिश्रित विधि या विचार साहचर्य विधि, यानी दोनों ही। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये सीडीपी के आपके 30 क्वेश्चन थे बाल विकास के, और इसी तरह आपको और क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो क्लासेस अपलोड हो तो आपको इसकी अपडेट मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सहयोग करें दोस्तों, ताकि आपकी मैं क्लासेस अपलोड करता रहूँ। इस वीडियो में थे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।